हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श प्रतियोगिता में। आज का सेशन शुरू करते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे गए थे और पूछे जाते रहे हैं। ये वो 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्लास लेनी है सीजीएल, एसएससी, सीजीएसएल की, तो हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श प्रतियोगिता पर जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप हर एक क्लास को देखें और वो आपके एग्ज़ाम के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो बढ़ते हैं हम अपने क्लास की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है। इसमें क्या रखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो इसमें दे रखा है संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में संविधान के नए राज्य प्रवेश स्थापना के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र में नामों परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों में क्षेत्रों में नामों और परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अपने तो इसमें दे रखा है कि भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, बहुल नागरिकता या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो इसमें दे रखा है भारतीय संविधान के कितने प्रकार से नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान कितने प्रकार से नागरिकता प्रदान करता है। 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से या 6 प्रकार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान हमें 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें दे रखा है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित के द्वारा या भारतीय बैंकों में धन जमा कर के द्वारा। तो इसमें पूछा गया था नहीं की जा सकती है। दोस्तों, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी। यदि आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो इसके द्वारा हमें नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, जबकि हम जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलित के द्वारा हमें जो है भारत में नागरिकता प्रदान की जा सकती है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो इसमें दे रखा है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सर्वप्रथम इस राज्य का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 8 की बात करें इसमें दे रखा है भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार क्या है। तो ये एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें दे रखा है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है, विधि के समान संरक्षण। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो इसमें दे रखा है समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये सभी। प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो इसमें दे रखा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति की अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 21। 21 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये कहता है कि अपने पसंदीदा व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो इसमें दे रखा है किस अनुच्छेद में कहा गया है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से बार अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जा सकता। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए हमारा, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 ये कहता है एक व्यक्ति को एक ही बार
किसी अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि कौन सा अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार पहले कभी कानूनी अधिकार हुआ करता था, अब जो ये हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, इसमें दे रखा है भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। भाग नंबर 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, भाग 4। भाग 4 में भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो इसमें दे रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं, जिसे बोलते हैं DPSP। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, इसमें दे रखा है भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो इसमें दे रखा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं क्या है, वाद योग्य नहीं है अर्थात अपरिवर्तनीय हैं, कठोर हैं, लचीले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाद योग्य नहीं है अर्थात अपरिवर्तनीय है। राज्य अगर चाहेगा तो ये लागू करेगा, नहीं तो नहीं लागू करेगा। आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो इसमें दे रखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन के लिए दिशा निर्देश देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन के लिए दिशा निर्देश देता है। प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो इसमें दे रखा है संविधान में मौलिक कर्तव्यों के कब शामिल किया गया था। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया था, वर्ष 1976। ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की बात करें इसमें देखा भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है। कितना है बताएं, 8, 10, 11 या फिर 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। प्रश्न नंबर 22 की बात करें इसमें दे रखा है कि भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है हमारा राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो इसमें दे रखा है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी या डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए ही सही, भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो इसमें दे रखा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है, 5 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 6 वर्ष के लिए, अनिश्चित काल के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जो कि एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रश्न नंबर 25 की बात करें तो इसमें दे रखा है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 65 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 50 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। 35 वर्ष भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारी आपको क्लास कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही क्लास आपको डे बाय डे लाते रहेंगे और बेहतर स्कोर महसूस होगा आपको हमारी जब क्लास लेंगे तो, और अच्छे प्रश्नों के साथ जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो इसमें दे रखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संसद। ठीक है दोस्तों, संसद।
प्रश्न नंबर 27 की बात करें, इसमें दे रखा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है? अनुच्छेद 60, 61, 65 या 70? तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। प्रश्न नंबर 28 की बात करें तो इसमें दे रखा है राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व सूचना देनी अति आवश्यक है? 7 दिन पहले, 14 दिन पहले, 21 दिन पहले या फिर 30 दिन पहले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, 14 दिन पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी अति आवश्यक है राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 30 की बात करें, इसमें दे रखा है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे प्रस्तुत करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 31 की बात करें तो दे रखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है ये अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। ऑप्शन नंबर यही हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 की बात करें, इसमें दे रखा है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करना कानूनी रूप से कौन समक्ष है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा यही सही हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम होता है। प्रश्न नंबर 33 की बात करें, इसमें दे रखा है भारत के प्रधानमंत्री हैं क्या नियुक्त किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं या फिर चयनित किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा यही सही हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री हमारे नियुक्त किए जाते हैं। ये जब सांसद बनते हैं तब इनका निर्वाचन होता है एक क्षेत्र से। जैसे कि भारत के पीएम हमारे कौन हैं? नरेंद्र मोदी। तो इनका जो है वाराणसी से निर्वाचन हो गया था। अब जो है ये प्रधानमंत्री पद के लिए जो अध्यक्ष बने हैं ये नियुक्ति होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 34 की ओर। तो इसमें दे रखा है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 25 वर्ष। 25 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 की बात करें, इसमें दे रखा है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संसद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। प्रश्न नंबर 36 की बात करें, इसमें दे रखा है कि भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ब्रिटेन से भारत में संसदीय प्रणाली ली गई है। प्रश्न नंबर 37 की बात करें, इसमें दे रखा है कि राज्य के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? जो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 38 की बात करें, इसमें दे रखा है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम निश्चित संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर यही हमारा सही हो जाएगा, 250 राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। प्रश्न नंबर 39 की बात करें, इसमें दे रखा है लोकसभा में एक वर्ष से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2। कम से कम एक वर्ष में लोकसभा में 2 सत्र बुलाए जाते हैं कम से कम। प्रश्न नंबर 40 की बात करें, इसमें दे रखा है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में भारत का प्रथम यानी पहला लोकसभा आम चुनाव हुआ था। प्रश्न नंबर 41 की बात करें, इसमें दे रखा है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा? तो ये तीनों प्रक्रियाओं द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, अर्थात ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 की बात करें, इसमें दे रखा है किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है लोकसभा की सीटें भी और राज्यसभा की सीटें भी। प्रश्न नंबर 43 की बात करें, इसमें दे रखा है भारत में उच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, इसमें दे रखा है उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श से लेने का अधिकार है? तो ये हमारे राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 45 की बात करें, इसमें दे रखा है कि किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा विधान परिषद। विधान परिषद को हम भंग नहीं कर सकते परंतु समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि राज्य में होता है ये। प्रश्न नंबर 47 की बात करें, इसमें दे रखा है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, एक राज्य से अधिक। ठीक है। प्रश्न नंबर 48 की बात करें, इसमें दे रखा है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49 की बात करें, इसमें पूछा गया है कि पंचायती राज विषय में संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। तो ये होता है राज्य सूची के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 50 की बात करें, इसमें दे रखा है भारत में पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी क्लास, कमेंट्स करके बताएं। और अपना चैनल यूट्यूब चैनल है आदर्श प्रतियोगिता, इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। हमारी क्लास देखने के बाद आपको ये मालूम हो गया होगा कि किस प्रकार का हम आपको क्लास प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसे ही क्लास और भी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श प्रतियोगिता को सब्सक्राइब करें और चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको CGL, CHS, CHSL, NTPC या ग्रुप डी कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि UP पुलिस हो, आप सभी की क्लास एक बहुत बेहतरीन अंदाज में देख सकते हैं, अच्छे एनालिसिस के साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद।